ये चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, इसको हमने एनसीईआरटी से स्टडी करना है नीट लेवल पे। तो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्पॉन्जिज और सिलेंट्रेटा, ये फाइलम हम स्टडी करते हैं एनिमल किंगडम में। ठीक है, ये फर्स्ट फाइलम है पॉरीफेरा और दूसरा वाला सिलेंट्रेटा। इनके अंदर क्या होता है, वाटर सर्कुलेट करता है उनके सराउंडिंग से उनकी बॉडी कैविटीज के अंदर, जिससे क्या होता है सेल टू सेल एक्सचेंज हो जाता है। किसका एक्सचेंज होता है, वेस्ट का, हार्मफुल सब्सटेंस का और गैसेस का। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल सपोज देखो ये स्पॉन्ज है। ठीक है, ये स्पॉन्ज कौन सा है, साइकॉन है, पॉरीफेरा फाइलम का है ये। यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर कैविटीज होती है, ओस्टिया होता है, ओस्टिया से होल्स होते हैं इसके सरफेस पे, सेंटर में एक कैविटी होती है स्पोंजोसील। इधर क्या होता है, ऑस्क्यूलम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे वाटर एंटर करता है ओस्टिया के थ्रू स्पोंजोसील के अंदर और ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाता है। अभी ये जो वाटर है ये अपने साथ क्या लेके आता है, वाटर जो है फूड लेके आता है अपने साथ, गैमीट्स लेके आता है और ऑक्सीजन लेके आता है। ठीक है, उसके बाद ये वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किसका है, टीनोफोरा का है। सिलेंट्रेटा के बाद जो फाइलम आता है टीनोफोरा, ये लोग क्या करते हैं अपने सरफेस से ही एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये ऑरिलिया है, जेलीफिश। जेलीफिश ये सिलेंट्रेटा की है। ठीक है, ये भी क्या करती है अपने सरफेस से गैसेस एक्सचेंज कर लेती है। ठीक है, इनमें एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन सरफेस से होता है। ठीक, लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं, एक स्पेशल फ्लूइड का यूज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। वो फ्लूइड क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है गैसेस, वाटर एंड न्यूट्रिएंट को। ठीक है, कौन सी फ्लूइड होती है, वो ब्लड है। ब्लड क्या है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव आएगा इधर, क्या है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ, उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी ब्लड देखो, ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एक लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड का, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो सॉलिड वाले पार्ट्स होते हैं जिनमें सेल्स आते हैं या फिर कॉर्पस्कल्स आते हैं, 45% कॉर्पस्कल से बना होता है। टोटल ये क्या हो जाएगा, 100%। ठीक है, तो प्लाज्मा कैसा होता है, पेल येलो कलर का, विशियस होता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, नॉन लिविंग सब्सटेंस है प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन दी हुई है इधर। ठीक है, ये सारी एनसीईआरटी में मेंशन है तो एज इट इज लर्न करनी है। तो ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या होता है, स्ट्रॉ कलर्ड विशियस फ्लूइड है, 90 to 92% वाटर से बना होता है, 6 to 8% उसमें होता है प्रोटीन्स। कौन से वाले प्रोटीन होते हैं, 3 प्रोटीन होते हैं मेनली, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है, उसके अलावा 1.2% न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर गैसेस प्रेजेंट होती है। गैसेस कौन सी होगी, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी मेनली। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्या होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं या फिर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। अभी ये क्या होते हैं, ट्रांजिट फॉर्म में होते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट चल रहा होता है इधर से उधर, तो ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ब्लड में डिटेक्ट हो जाते हैं। 0.8% क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है। अब ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट क्या है, सोडियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, कैल्शियम प्रेजेंट है। कैल्शियम एज अ क्लॉटिंग फैक्टर भी एक्ट करता है। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन, ये सारे आयन्स प्रेजेंट होते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन थे। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये एज अ बफर एक्ट करता है। बफर क्या होता है, बफर कोई भी केमिकल या कोई भी सब्सटेंस जब हम एक लिक्विड में डालते हैं, ठीक है, तो वो उसके पीएच को चेंज नहीं होने देता। क्लियर, तो वो क्या होता है, बफर होते हैं जो किसी चीज के पीएच को चेंज नहीं होने देते, सॉलिड पार्ट को सेपरेट कर देते हैं। तो इसमें क्या है, ऊपर प्लाज्मा, जो पेल येलो कलर का ट्यूब में ऊपर वाली साइड नजर आ रहा है वो क्या है, प्लाज्मा है पेल येलो कलर का। नीचे जो पैलेट आया जो डार्क कलर का नजर आ रहा है वो सब कुछ क्या है, वो सारे के सारे ब्लड सेल्स हैं। क्लियर, मतलब ऊपर पेल येलो कलर का क्या है, प्लाज्मा, नीचे जो है वो पैलेट है। पैलेट क्या है, ब्लड सेल्स होंगे उसके अंदर या फिर कोई भी सॉलिड पार्ट जो ब्लड के अंदर था। ठीक है, अब इसी प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर भी निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। क्लियर, तो पीएच क्या होता है ब्लड का ना, अराउंड 7.35 to 7.45 होता है, बट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है 7.4। ठीक है, तो हमने 7.4 लर्न करना है। तो इसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। ब्लड हम कितनी सारी एसिडिक चीजें खाते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता, वो 7.4 ही रहता है। उसके बाद अब देखो ये जो 3 प्रोटीन्स है ना, इनका हमने फंक्शन करना है।
एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, वाटर और आयंस का बैलेंस, ठीक है, वाटर और आयंस का एक बैलेंस होना चाहिए ब्लड में, वो एल्ब्यूमिन मेंटेन करता है। जब हम एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसमें हम स्टडी करते हैं कि एल्ब्यूमिन एज अ ओस्मोलाइट एक्ट करता है, मतलब सिंपली इतना याद रखो कि ऑस्मोटिक बैलेंस में फिलहाल ये काम कर रहा है। उसके बाद आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन 3 तरह के होते हैं, अल्फा बीटा गामा। ये जो गामा ग्लोबुलिन होता है ना, ये एंटीबॉडी की तरह एक्ट करता है। एंटीबॉडी पता है ऐसे वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो किसी भी बैक्टीरिया या फिर फॉरेन एंटीजन के ऊपर अटैक करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद आता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करता है, क्लोटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अभी बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनमें से एक फाइब्रिनोजन होता है, कैल्शियम भी एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो इस तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे फाइब्रिनोजन है ना, जब तक क्लॉटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। जब हमें कोई इंजरी वगैरह होती है तब ये एक्टिव होता है, ठीक है। तो अगर ये पूरा का पूरा प्लाज्मा है, ठीक है, देखो एक तो ब्लड था, ब्लड में 2 पार्ट्स थे, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो उस टोटल ब्लड में से हम ब्लड कॉर्पस्कल्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हमने सिर्फ प्लाज्मा लिया। उस प्लाज्मा में से भी देखो, हमने सिर्फ प्लाज्मा लिया, उस प्लाज्मा में से भी हम क्या कर रहे हैं, जितने भी क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है ना, वो सारे निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम आए या फिर फाइब्रिनोजन, और भी बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। उन सभी को निकाल के हमारे पास जो बचेगा ना, उसे हम बोलेंगे सीरम, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, सीरम हो रहा था, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। अभी ये क्या है, वायल देखी थी ना, इस वायल में क्या था, येलो, पेल येलो कलर का प्लाज्मा प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला क्या है, प्लाज्मा प्रेजेंट है, और नीचे क्या है, सारे के सारे जो ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसको पैलेट बोलते हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, इसको पैलेट बोलते हैं। ये क्या है, ब्लड कॉर्पस्कल या फिर ब्लड सेल्स लिख देते हैं सिंपली, ठीक है। तो मतलब सीरम क्या हुआ, देखो सीरम क्या हुआ, अगर हम ब्लड में से सिर्फ प्लाज्मा लेते हैं, पहली बात तो, ठीक है, ब्लड कैसा बना हुआ है, ब्लड किससे बना होता है, प्लाज्मा प्लस ब्लड कॉर्पस्कल से बना होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस ब्लड में से ब्लड कॉर्पस्कल्स निकाल दूं और प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर भी निकाल दूं, तो वो क्या हो जाएगा, सीरम बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा सीरम क्या होगा, सीरम क्या होगा, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ओनली पूरे ब्लड में से हमने ओनली प्लाज्मा लिया, उसमें से भी क्या किया, क्लॉटिंग फैक्टर्स हमने माइनस कर दिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दिए, तो वो क्या बन जाता है, सीरम बन जाता है। क्लियर। अभी क्या है, ये एनसीईआरटी की हाईलाइटेड वाली लाइंस क्लियर करनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड लिपिड एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन बॉडी। अभी ट्रांजिट इन बॉडी का मतलब क्या होता है कि इनका ना ट्रांसपोर्ट चल रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। सपोज ये एक ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ से किसी चीज का ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे ऑर्गन के पास आ रहा है, मतलब वो चीज ब्लड में भी डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रांजिट क्या होता है, सर्टेन सब्सटेंस आर कॉन्स्टेंटली बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। अगर ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ब्लड में भी डिटेक्ट होगी, वो ब्लड में भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन क्या लिखे, फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब तक ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तब तक वो काम ही क्यों करेंगे, अदरवाइज इंटरनल क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बाकी के जो सारे पॉइंट है यहाँ तक वो आप रीड करोगे, इजीली क्लियर हो जाएगा। अभी देखो हमने स्टडी करना है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या है, 3 टाइप्स के होते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, आरबीसी, ल्यूकोसाइट होता है डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स। ये इनका नंबर लिखा हुआ है। एरिथ्रोसाइट हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट टाइप होती है, मतलब एज कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी इनका नंबर क्या है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियन होते हैं पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब ब्लड के अंदर। पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब ब्लड बहुत थोड़ा सा बनेगा, इतना सा ही अगर हम एमएम के हिसाब से देखें, मतलब इतने से ब्लड में 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट है डब्ल्यूबीसी। अभी ये क्या होता है, कलरलेस है, ये पता है ना, रेड कलर के होते हैं, कलरलेस है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियोटिड होते हैं, ये इनके पास न्यूक्लियस है। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता,
इनका नंबर कितना होता है 6000 to 8000 mm/mm³, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स आते हैं, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, इनका नंबर होता है 1.5 लाख to 3.5 लाख पर mm³। इसको और इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम ल्यूकोसाइट्स को स्टडी करेंगे, WBC, ठीक है। तो अब ये WBC कैसे होते हैं, इनके अंदर फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। एक होता है ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है, दूसरा वाला क्या होता है अग्रेन्यूलोसाइट। अब इन ग्रेन्यूलोसाइट्स को ग्रेन्यूलोसाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, जब हम स्टेनिंग करते हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स बोलते हैं। अग्रेन्यूलोसाइट मीन्स ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। ग्रेन्यूलोसाइट्स फर्दर थ्री टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल। अब ये जो न्यूट्रोफिल है ना, न्यूट्रल फाइल मीन्स लविंग, ठीक है। न्यूट्रल डाई से इनको हम स्टेन करते हैं। स्टेनिंग क्या होता है, सेल्स को हम कलर करते हैं कुछ डाइज यूज करके, जिन डाइज को हम स्टेन बोलते हैं, ठीक है। उससे हम सेल को कलर कर सकते हैं, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को कलर कर सकते हैं उनको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल जो सेल्स होते हैं ना, उनको हम न्यूट्रल डाई से स्टेन कर सकते हैं, मतलब इसका पीएच न्यूट्रल होता है 7 के अराउंड। इयोसिनोफिल जो होते हैं उनको हम एसिडिक डाई से स्टेन कर सकते हैं। इयोसिन डाई होती है एक रेड कलर की, ठीक है, तो इनको हम एसिडिक डाई से स्टेन करते हैं। बेसोफिल बेसिक डाई से स्टेन होने वाले सेल्स होते हैं। क्लियर। अभी देखो इनका नंबर मेंशन है एनसीईआरटी में, न्यूट्रोफिल 60 to 65% होते हैं, 65 लिखा हुआ है। इयोसिनोफिल 2 to 3% होते हैं, बेसोफिल होते हैं 0.5 to 1%। तो अभी हमने ना इनके न्यूक्लियस करना है कि इनके अंदर किस टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जो न्यूट्रोफिल होता है ना, न्यूट्रोफिल में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर बहुत सारी लॉब्स प्रेजेंट होती है इस तरह से, ठीक है। सपोज ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें क्या है मैनी लॉब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे लॉब्स नजर आएंगे उसमें। कैसा न्यूक्लियस है, मैनी लॉब्ड न्यूक्लियस या फिर मल्टीपल लॉब्ड न्यूक्लियस। इयोसिनोफिल जो होता है उसके अंदर बायलॉब्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सपोज ये है हमारा इयोसिनोफिल, ये इसका बायलॉब न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है, ये इसका बायलॉब न्यूक्लियस है, तो ये क्या हो गया बायलॉब न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है बेसोफिल। बेसोफिल के अंदर क्या होता है ट्राइलॉब न्यूक्लियस होता है, 3 लॉब वाला न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह का नजर आएगा 3 लॉब न्यूक्लियस, ठीक है। याद रखना इसके अंदर क्या है मल्टीपल लॉब न्यूक्लियस, बायलॉब न्यूक्लियस, 3 लॉब न्यूक्लियस। उसके बाद मोनोसाइट आता है। मोनोसाइट जो है वो ऐसे किडनी शेप न्यूक्लियस होता है इसका, ठीक है। इस तरह का किडनी शेप न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये मोनोसाइट जब मैच्योर हो जाते हैं ना, तो मैच्योर होके क्या बन जाते हैं मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। फाज क्या होता है जो सेल ईटिंग करता है, किसी और सेल को ईट करता है, ठीक है, ये मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। उसके बाद बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, देखो यहाँ पे टाइप है अग्रेन्युलोसाइट की, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 20 to 25% होते हैं, ठीक है। तो ये बी लिम्फोसाइट होता है इसमें और ये टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो ये इन दोनों का, इन सभी का ना हमने फंक्शन स्टडी करना है कि कौन सा वाला WBC किस तरह से एक्ट करता है। अभी देखो WBC जो है ना बॉडी में आर्मी की तरह होती है, ठीक है। जैसे आर्मी होती है ना, कोई भी बाहर से फॉरेन इन्वेडर एंटर नहीं कर सकता, ऐसे ही ये WBCs होते हैं। तो बाहर से अगर कोई भी बैक्टीरिया अटैक कर रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा उसके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, फाइट करते हैं अच्छे से। इवन ये सेल्स क्या करते हैं, ये पेट्रोलिंग करते हैं, जैसे रात को पुलिस होती है ना पेट्रोलिंग करती है, ऐसे ये भी बॉडी में क्या करते हैं जगह जगह पे जाके पेट्रोलिंग करते हैं, चेक करते हैं कि कोई बैक्टीरिया वगैरह अंदर एंटर तो नहीं हुआ। अभी सपोज देखो इनके फंक्शन स्टडी करने के लिए पहले ये सुनो, ये वो गंदे वाले बैक्टीरियाज हैं जिन्होंने हमारी बॉडी पर अटैक किया है। तो मोनोसाइट है या फिर मैक्रोफेज है, ठीक है। वैसे इनकी शेप चेंज हो सकती है पर मैंने इसको ऐसे सर्कुलर बनाया, ठीक है। मैक्रोफेज है या फिर न्यूट्रोफिल हो सकता है। न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस याद है ना मल्टीपल लोब्ड होता है, बट यहाँ पे मोनोसाइट वाला न्यूक्लियस बना हुआ है, ठीक है। कोई भी एक सेल आएगा इसको ऊपर फेगोसाइटोसिस करेगा, मतलब वहां पे इम्यून सिस्टम जाएगा ना फाइट करने के लिए, तो ये लोग क्या करेंगे इनका फेगोसाइटोसिस करेंगे, मतलब इनको खाना शुरू कर देंगे बैक्टीरियाज को, ठीक है। तो इनसे क्या करते हैं फाइट करते हैं, सेल ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी फेगोसाइटोसिस के बाद क्या होगा, ये जो बैक्टीरियाज हैं यहाँ पे होंगे ना, इनकी बॉडी में डाइजेस्ट होंगे,
फिर ये क्या करेगा, इनको अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करने के बाद इनके सरफेस पे क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं। जो भी सरफेस प्रोटीन होते हैं ना, उन्हें हम एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे इनकी बॉडी पे भी क्या है, सरफेस प्रोटीन्स लगे हुए हैं, एंटीजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इन एंटीजन्स को अपने सरफेस पे लेके आएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे इसने क्या किया, डाइजेस्ट कर लिया। डाइजेस्ट करने के बाद अभी यहाँ पे जितने भी एंटीजन्स है ना, उनको अपने सरफेस पे ऐसे लेके आ गया, ठीक है। सरफेस पे लेके आया, सरफेस पे इसने एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। अभी ये क्या करेगा, इस प्रोटीन को लेके, ये जो बैक्टीरिया का इसने प्रोटीन अपने सरफेस पे एक्सप्रेस किया है, पहले इसने इसको फैगोसाइटोसिस किया, फिर वो प्रोटीन को अपने सरफेस के ऊपर लेके आया, ठीक है। ये 3 डायग्राम, ये 2 डायग्राम ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं थी एक्स्ट्रा की। एनीवेज, फिर ये क्या करेगा, ये घूमते हुए जाएगा लिम्फ नोड के अंदर। एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे ही एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लिम्फ नोड के अंदर जा रहा है। लिम्फ नोड में इसे कौन मिलता है, बी सेल मिलता है। तो ये सिर्फ एक रफ ओवरव्यू है ये फंक्शंस लर्न करने के लिए, ठीक है। ज्यादा डिटेल में हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक लेवल का कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको बी सेल्स मिलते हैं। अभी बी सेल को ये जाके ना ऐसे शो करता है कि बॉडी में ना इस तरह के प्रोटीन ने एंटर करा है। ये बी लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे बाइलोब न्यूक्लियस इओसिनोफिल जैसा लग रहा है, एनीवेज, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको शो किया बी सेल को कि बॉडी में इस तरह के किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया, हमने इसे मारना है। इसको मारने के लिए हमने एंटीबॉडीज बनानी है। तब ये बी सेल क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद बी सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, और डिवाइड होके जो बी सेल है वो 2 तरह के सेल्स बनाएगा, ठीक है। एक ये वाला सेल होगा, इसके अंदर क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है सेल का, और ये वाला जो मैंने बनाया है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो बी सेल बनता है यहाँ पे, इस बी सेल का नाम होता है प्लाज्मा बी सेल, ठीक है। इनका काम होता है एंटीबॉडी बनाना। एक और टाइप के बी सेल्स बनेंगे, ठीक है। इन वाले सेल्स का नाम होगा मेमोरी बी सेल। मेमोरी इनमें जो है स्टोर रहेगी, ठीक है, मेमोरी बी सेल। देखो यहाँ पे मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल ने फैगोसाइटोसिस किया था, इनको खाया था, सरफेस पे एक्सप्रेस किया था और बी सेल के पास लेके आए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेमोरी बी सेल क्या करता है, मेमोरी स्टोर रखता है, कितने सालों तक स्टोर रखता है। बोलते हैं ना, अगर एक बार डिजीज हो जाती है तो बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, क्योंकि उसमें मेमोरी बी सेल्स बन जाते हैं उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा बी सेल है, ये क्या करेंगे, ये एंटीबॉडीज बनाएंगे और एंटीबॉडीज बना के ब्लड में छोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी इसने क्या किया, ऐसे एंटीबॉडीज यानी कि वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स बनाए इस तरह के, ठीक है। इसने क्या किया, इनको ब्लड के अंदर डाल दिया। ये भी तो ब्लड के अंदर ही एंटर हुए थे ना कहीं से, ठीक है। तो अब ये एंटीबॉडीज जो है ब्लड के अंदर ऐसे पूरी स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। तो अब इनको जहां पे भी ये गंदे वाले बैक्टीरियाज मिलते हैं ना, क्योंकि इनके पास ये वाला जो एरिया है ना, इस एंटीबॉडी का जो ये वाला एरिया होता है, उस पर्टिकुलर प्रोटीन के ऊपर अटैच हो सकता है। तो अभी एंटीबॉडीज क्या करेंगी, एंटीबॉडीज जाके इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अटैच होंगी और एंटीबॉडीज क्या करती हैं, अल्टीमेटली इन बैक्टीरियाज को मार देती हैं। कुछ केमिकल सिक्रीट करती हैं, उनका नाम हमें लर्न करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, इनको मार देती है बैक्टीरिया को। तो अभी ये क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, क्लियर। तो ये किसने किया, बी सेल ने किया। बी सेल ने एंटीबॉडीज बनाई, प्लाज्मा बी सेल बने, एंटीबॉडीज बनाई, और एंटीबॉडीज की वजह से जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है। अब टी सेल कैसे एक्ट करता है, देखो यहाँ पे हमने 3 फंक्शन कर लिया, मैक्रोफेज क्या कर लिया, न्यूट्रोफिल क्या कर लिया, दोनों ही क्या करते हैं, ये मैक्रो की स्पेलिंग गलत है। मैक्रोफेज क्या करता है, न्यूट्रोफिल क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है। एंटीजन को लेके आते हैं, एंटीजन मतलब वो सरफेस प्रोटीन को बी सेल के पास लेके आते हैं, ठीक है। बी सेल एंटीबॉडी बनाता है और ये इससे मर जाता है। एंटीबॉडी बना के इसने ब्लड में छोड़ दी ना, ठीक है। अभी टी सेल कैसे फाइट करता है इनको, टी सेल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट सेल्स होते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, ये ना बॉडी में ऐसे हर एक सेल को, मतलब जो नॉर्मल सेल्स भी है ना बॉडी के, उनके साथ भी ऐसे हैंडशेक करके इनको चेक करते हैं कि मेरी बॉडी का सेल है या नहीं है, ठीक है। तो अभी टी सेल बनाते हैं हम, सपोज ये टी सेल है, ठीक है, ये हमारा टी सेल है। तो टी सेल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये हर एक ऑर्गेनिज्म को चेक करते हैं इस तरह से हैंडशेक करके, मतलब हैंडशेक नहीं कर रहा है वो, उसके सरफेस एंटीजन को चेक कर रहा है, ठीक है। चेक करता है कि ये मेरी बॉडी का सेल है या नहीं है। अगर इसको पता लग जाता है ना कि ये सेल ही मेरी बॉडी का नहीं है,
ठीक है। अगर इसको पता लग गया कि मेरी बॉडी का सेल ही नहीं है तो ये क्या करेगा, इसको मार देगा, कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा जिसकी वजह से अभी ये जो बैक्टीरिया है या फिर जो भी फॉरेन सेल है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से फाइट करता है, मतलब इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनको सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट करना आता है। मतलब ये पता लगा सकते हैं कि मेरी बॉडी का सेल है या नहीं है। ठीक है। ये वाला हमारा क्या है, टी सेल। ये हमारा क्या था, बी सेल। बी सेल ने क्या बनाई है, एंटीबॉडीज बनाई हैं। ठीक है। तो अभी कुछ बेसिक टर्म्स करते हैं। देखो अभी ये जो बी सेल ने एंटीबॉडी की वजह से इम्यूनिटी दी है ना हमें, बी सेल ने एंटीबॉडीज बनाई तो हमें इम्यूनिटी मिली। तो जो भी बी सेल हमें देते हैं ना, बी सेल्स की वजह से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है। एंटीबॉडी की हेल्प से जो इसने इम्यूनिटी प्रोवाइड करी है। ह्यूमोरल ब्लड से रिलेटेड टर्म है, उसने एंटीबॉडी बना के ब्लड में डाल दी थी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है। अब ये जो टी सेल है ना, टी सेल ने साइटो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दी है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्यों, क्योंकि डायरेक्टली उसने जाके खुद ही अटैक कर दिया ना बैक्टीरिया पे, सेल ने खुद ही दूसरे सेल पे अटैक कर दिया, तो वो क्या हो गई हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसने क्या की, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करी। एक और चीज हमें याद रखनी है, ये जो टी सेल है ना, टी सेल रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट फेलियर के लिए। ठीक है। क्या बोला मैंने अभी, टी सेल्स जो है, टी सेल्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो अगर हम किसी की किडनी किसी और को लगाएंगे, अब टी सेल का तो काम ही यही था ना कि वो चेक करे कि मेरी बॉडी का सेल है या नहीं है। ठीक है। अभी सपोज ये एक ह्यूमन की किडनी है। ठीक है। ये इसकी अपनी किडनी है और हमने क्या किया, दूसरी वाली किडनी किसी और की लगा दी, इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया यहाँ पे। ठीक है। अब टी सेल आया, टी सेल ने चेक किया मेरी बॉडी का सेल है या नहीं है, इस तरह का ऐसे सिस्टम होता है पूरा। ठीक है। टी सेल ने चेक किया मेरी बॉडी के सेल्स हैं या नहीं है, टी सेल को पता लगा कि मेरी बॉडी के सेल ही नहीं है, सारे के सारे टी सेल्स ने मिलके इस किडनी के ऊपर अटैक कर दिया और इस किडनी को मार दिया। मतलब सारे सेल्स पे अटैक करेगा ना उसके, वो तो फौरन समझेगा, मतलब अल्टीमेटली तो अपना काम ही कर रहा है ना। ठीक है। जिसको फॉरेन ऑर्गेनिज्म समझ के इसके ऊपर अटैक कर देगा और पूरी की पूरी जो किडनी हमने ट्रांसप्लांट की थी वो फेल हो जाएगी। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं। मतलब अब टी सेल को ही अपना काम मत करने दो, अगर तुम्हें किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल करना है ना, टी सेल अपना काम करेंगे और किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन बॉडी वीक हो जाएगी। ठीक है। खैर इस चैप्टर में वो हमें स्टडी नहीं करना ज्यादा डिटेल में। अब एक और चीज सुनो, जो कैंसर सेल्स होते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। कैंसर सेल क्या करता है, ये जो सरफेस प्रोटीन्स है ना जिनको टी सेल रिकॉग्नाइज करता है और इसको पता लगता है कि मेरी बॉडी का सेल है या नहीं, कैंसर सेल वो प्रोटीन ही वहां से गायब कर देते हैं। अभी टी सेल आया, टी सेल को पता ही नहीं लगा कि मेरी बॉडी का सेल है या नहीं, मतलब टी सेल चेक ही नहीं कर पाया तो वहां से ऐसे ही चला जाएगा। तो कैंसर सेल जो है वो ग्रो करते जाएंगे, अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे। अदरवाइज अगर किसी सेल में थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है ना, वो उसके सरफेस प्रोटीन पे भी तो गलत प्रोटीन बनाएगा ना, वो शो होगा उसके सरफेस पे और टी सेल उस डिफेक्टेड सेल को भी मार देंगे। लेकिन अभी कैंसर सेल को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो कैंसर जो है वो वहां पर ट्यूमर बन जाता है। तो अभी हमने क्या किया है, न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करता है, मोनोसाइट मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस करते हैं, बी सेल एंटीबॉडी में। तो अभी हमने आरबीसी करना है। ठीक है। आरबीसी एरिथ्रोसाइट, इसका नंबर बताया था कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियन पर MM3, मतलब मोस्ट अबंडेंट सेल है ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मैमल। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, इन्यूक्लिएटेड इन मोस्ट ऑफ द मैमल। मोस्ट ऑफ द मैमल है मतलब ऑल मैमल्स नहीं आएगा, मतलब एक्सेप्शंस होगी, है ना। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस हमने लर्न करनी है। एक तो फ्रॉग लर्न करना है, फ्रॉग के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल लर्न करना है, कैमल्स और जो इलामाज होते हैं। ठीक है। कैमल के जैसे एक जानवर होता है। ठीक है। ये एग्जाम्पल लर्न करना है। इसकी शेप कैसी होती है, देखो आरबीसी इस तरह का होता है, ऐसे बाय कॉनकेव होता है दोनों साइड से। ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, इसने ऑक्सीजन कैरी करना है। ठीक है। ऑक्सीजन कैरी करके इसने लेके जाना है। अभी ऑक्सीजन किसके साथ होता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, तो मतलब इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। अब आरबीसी का काम है ऑक्सीजन कैरी करना और सोल फंक्शन उसको मिला हुआ है ऑक्सीजन कैरी करने का। तो इतनी ऑनेस्टी के साथ अपना काम करता है कि इसके पास इसका खुद का न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है।
ठीक है। अभी न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो यहाँ पे क्या बहुत सारी स्पेस बच जाती है जिसमें हीमोग्लोबिन आ जाता है, ठीक है। तो इतनी ऑनेस्टी के साथ ये अपना काम करता है। अब यहाँ पे क्या है, एक तो न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है। मतलब तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है ना तो अपनी रेस्पिरेशन कैसे करेगा? मेनली जो रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब क्योंकि अभी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। मतलब इतनी ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है कि खुद भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। जो ऑक्सीजन ये कैरी करके लेके जा रहा है ना उसको यूज नहीं कर रहा है अपनी रेस्पिरेशन के लिए, पूरा पूरा वो ऑक्सीजन ये टिश्यू को ही डिलीवर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका बाय कॉन्केव शेप है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, इस तरह की इसकी शेप है। इसका रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। अब हीमोग्लोबिन ना इस तरह का एक प्रोटीन होता है। देखो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऐसे 4 चेन्स प्रेजेंट होती है। सपोज ये 2 चेन है, ठीक है, और ये वाली 2 चेन्स हैं। ये क्या है, प्रोटीन की चेन्स हैं, पेप्टाइड चेन है ये वाली 1 2 3 4, ठीक है। तो इस चेन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा। 2 अल्फा चेन होती है इसके पास और 2 क्या होती है, बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के पास क्या है, 2 चीजें प्रेजेंट है। एक तो होता है उसका हीम पार्ट, हीम क्या है, आयरन कंटेनिंग पार्ट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। दूसरा वाला पार्ट क्या होता है इसका, ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है। अभी इस ग्लोबिन के पास क्या है, ग्लोबिन की टोटल 4 चेन्स प्रेजेंट होती हैं। उन 4 चेन्स में से 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। क्लियर, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। तो अभी यहाँ पे जो बनाया है वो क्या है, उसका ग्लोबिन वाला पार्ट है, हीमोग्लोबिन का प्रोटीन वाला पार्ट है। इसी में क्या होता है, यहाँ पे ना हीम प्रेजेंट होता है, हर एक के पास अपना एक हीम प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरह से। और इस हीम में क्या होता है, आयरन लगा होता है। अगर यहाँ पे आयरन होगा ना, वो आयरन क्या करेगा, सपोज यहाँ पे ऐसे इसके सेंटर में ना ऐसे आयरन लगा होता है, Fe2 पॉजिटिव, और ये दिख रहा होगा लिखा हुआ Fe2 पॉजिटिव है ये, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। हर एक जो हीम वाला पार्ट है वो एक ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। मतलब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। क्लियर। उसके बाद क्या है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में पार्टिसिपेट करता है, मतलब इसका रोल यही है, ठीक है। तो 100 ml ऑफ ब्लड अगर हम लेते हैं ना, उसमें नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन में 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। 120 डेज के बाद आरबीसी की डेथ हो जाती है। बनते कहाँ पे आरबीसी, देखो आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, जो रेड बोन मैरो होता है ना, बोन्स के अंदर का जो मटेरियल होता है, ठीक है, उसमें येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो होता है। तो ये क्या है, रेड बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है। तो एक बार बोन के अंदर का स्ट्रक्चर देखना, उसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट होता है कुछ, उसके अंदर ये बनता है, ठीक है। लाइफ स्पैन 120 डेज का। स्प्लीन इस ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं स्प्लीन को। अब स्प्लीन क्या होता है, एक ऑर्गन होता है बॉडी के अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है ये, ठीक है। स्प्लीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जब आरबीसी मरने वाला होता है ना, वो स्प्लीन के अंदर जाता है, तो वहां पे जो भी इसके पास आयरन वगैरह होता है ना, वो सारा वो बॉडी को रिटर्न कर देता है, ठीक है। वहां पे जाकर उसकी डेथ हो जाती है। आयरन सारा रिटर्न कर देता है बॉडी को, या जो भी मटेरियल आरबीसी के पास होता है, और फिर बाद में मर जाता है स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्लियर, ये सारे फंक्शन है आरबीसी के। तो अभी हमारी जो है लास्ट टाइप रहती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या है, प्लेटलेट एक्चुअल में सेल नहीं होता, ये फ्रेगमेंट्स होती हैं सेल की। किससे बनती है, मेगा कैरियोसाइट्स नाम के सेल होते हैं, उनसे बनती है, ठीक है। तो स्पेशल सेल्स होते हैं बोन मैरो के अंदर, आरबीसी सारे सेल्स बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स पर mm³। तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अगर प्लेटलेट का नंबर बॉडी में कम होगा तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। इसका बस इतना ही याद रखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट करना है ब्लड ग्रुप्स। तो अभी हमने करना है ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। कौन सा वाला ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। वैसे ए बी जीरो भी हो सकता है। देखो ये बहुत सारे टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली हम स्टडी करते हैं वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, विच वॉज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901, ठीक है। तो अभी क्या होता है, सरफेस के ऊपर, सेल के सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीजेंस, ठीक है। सपोज ये एक आरबीसी है, इसकी सरफेस पे एक एंटीजन प्रेजेंट है जिसका नाम है एंटीजन ए, तो ये ब्लड ग्रुप बन जाएगा ब्लड ग्रुप ए,
ठीक है, कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर इस ब्लड ग्रुप के ऊपर, इसी आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन बी, तो ब्लड ग्रुप बन जाएगा बी। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप आरबीसी के ऊपर दो एंटीजन एक साथ प्रेजेंट है, ए एंड बी, तो हमारा ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए बी। अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप जीरो बन जाएगा ना, या फिर इसको ओ बोलेंगे या फिर जीरो बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर हुआ, एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंड ओ। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है ना बॉडी के अंदर, आरबीसी के ऊपर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो जो ब्लड होगा ना, ब्लड में जो प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा के अंदर एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटी बी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटी ए। एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, एंटीजन को कैपिटल अपर केस लेटर से डिनोट किया जाता है। अभी देखो, एंटी ए जो है ना, वो एंटीजन ए के ऊपर अटैक कर सकती है। ठीक है, जैसे दिखाया था ना अभी, एंटीबॉडीज किस तरह से बैक्टीरिया पे अटैक करती है, ऐसे ही। तो जहां पे भी एंटीजन ए होगा वहां पे एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी, वहां पे एंटीबॉडी ए प्रेजेंट नहीं हो सकती, अदरवाइज ये सेल को मार देगी। ठीक है, ये क्या करेगी आके, जो सपोज जहां पे हमारे पास एंटीजन ए है, ठीक है, हमने वहां पे एंटीबॉडी ए डाल दी। अब एंटीबॉडी तो वही होती है ना, वाई शेप मॉलिक्यूल। ये इस एंटीबॉडी ए जो है वो एंटीजन ए के ऊपर आके अटैच होगी और सेल को खत्म कर देगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, दोनों एंटीजन एक साथ हैं, तो मतलब यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं, तो दोनों एंटीबॉडी आराम से रह सकती है ना। यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों आराम से यहाँ पे रह सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। अभी हमने करना है कि कौन किसको ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन किससे रिसीव कर सकता है। तो अभी क्या होता है, एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर जिसका नाम होता है RH एंटीजन। ठीक है, ये RH एंटीजन के बेस पे भी क्या होता है, ब्लड ग्रुप को हम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना बी पॉजिटिव या फिर बी नेगेटिव। ठीक है, वो किसके बेस पे होता है, वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो RH एंटीजन के बेस पे होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इसके अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है, ए नेगेटिव, ये क्या है, बी नेगेटिव, ये क्या है हमारा, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। लेकिन अगर इसी सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ये क्या बन जाएगा, ए पॉजिटिव बन जाएगा। इसी सरफेस पे अगर RH एंटीजन प्रेजेंट होगा तो क्या बन जाएगा, बी पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये ए बी नेगेटिव है क्योंकि RH एंटीजन एब्सेंट है। अगर यहाँ पे RH एंटीजन प्रेजेंट होगा क्या बन जाएगा, ए बी पॉजिटिव बन जाएगा। सिमिलरली ये है ओ नेगेटिव, अगर यहाँ पे RH एंटीजन प्रेजेंट होगा तो क्या बन जाएगा, ओ पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है किसके रिगार्डिंग बोलते हैं हम, RH एंटीजन के रिगार्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी तुमने एक चीज याद रखनी है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप इसको ब्लड दे सकता है। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ना, जिसके पास RH फैक्टर नहीं है, वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर है। वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, मतलब उससे कोई भी ले सकता है, फिर वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। क्लियर। अभी क्या है, एनसीईआरटी में ये वाला टेबल दिया हुआ। ठीक है, इसमें क्या है, ब्लड ग्रुप है ए बी एंड ओ। ठीक है, एंटीजन्स कौन से होंगे आरबीसी के ऊपर, ये अभी बताया था ना, एंटीजन ए तो मतलब ए ब्लड ग्रुप, बी ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था, क्या बन जाता है, ओ ब्लड ग्रुप। एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, उसके ऑपोजिट होंगी। ठीक है, एंटी बी, मतलब इसको कैपिटल या स्मॉल किससे भी लिख सकते हैं, एंटी ए। ठीक है, एंटी ए बी, ऐसा कोई रूल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, डोनर्स ग्रुप है, कैन रिसीव फ्रॉम। डोनर्स ग्रुप मतलब ये किससे ब्लड ले सकता है, अगर किसी का ब्लड ए है तो वो ए से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। ओ से तो सारे ही लेंगे ना, क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर था, तो वो सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, साथ में दोनों ओ से ले सकते हैं। ए बी हर किसी से ब्लड ग्रुप ले सकता है क्योंकि वो है ही यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, ओ जो है वो सिर्फ ओ से ब्लड ग्रुप ले सकता है। अभी डोनेट किसको कर सकता है, देखो ए है, ए किसको, एक तो ए को डोनेट कर सकता है, साथ में ए बी को भी तो डोनेट कर सकता है ना, ए बी तो सभी से लेता है, तो सारे ही ए बी को तो डोनेट करेंगे ही ना। ठीक है, ओ जो है वो सभी को डोनेट कर सकता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी ओ। ठीक है, अब बाकी बी को ही ब्लड ग्रुप देगा, जो ए बी है वो ए बी को ही ब्लड देगा।
ठीक है। तो ये क्या होता है, सारा का सारा कंप्लीट टेबल बन जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। याद रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट वो एक कॉमन सेंस वाली बात है, ऐसे ही समझ आ जाता है ये। तो अभी हमने एक कंसेप्ट करना है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी या फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। देखो, अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है ना, आरएच एंटीजन को कौन मार सकता है, आरएच एंटीबॉडी मार सकती है ना। तो हमने ये कंसेप्ट करना है। तो देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, सपोज एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है। ठीक है, बस अज्यूम करो ये क्या है, उसका प्लेसेंटा है। ठीक है, मतलब ये मदर बॉडी है मान लो। ठीक है, ये वाली क्या हमारी मदर बॉडी है। ठीक है, इस मदर बॉडी के साथ प्लेसेंटा अटैच है और अम्बिलिकल कोड अटैच है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वो ह्यूमन बेबी अटैच है। मान लो ये ह्यूमन बेबी है, जैसे अज्यूम कर लो, उसकी शक्ल बेबी जैसी लग नहीं रही है। ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन बेबी है, प्लेसेंटा के थ्रू मदर बॉडी के साथ अटैच है। मान लो ये क्या है, मदर्स बॉडी है। ठीक है, अभी यहाँ पे मदर बॉडी नॉर्मल है, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, और यहाँ पे हम एक स्पेशल केस कर रहे हैं कि जो मदर है वो आर एच नेगेटिव है। ठीक है, मदर इज आर एच नेगेटिव, लेकिन जो बेबी है वो आर एच पॉजिटिव है। ठीक है, मदर आर एच नेगेटिव है, जो बेबी है वो आर एच पॉजिटिव है। अभी मदर आर एच नेगेटिव है, बेबी आर एच पॉजिटिव क्यों हुआ, बिकॉज फादर इज आर एच पॉजिटिव। ठीक है, दोनों पेरेंट में से अगर एक भी पेरेंट आर एच पॉजिटिव है ना, तो डेफिनेटली जो बेबी है ना वो आर एच पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि वो डोमिनेटिंग ट्रेट होता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना हमें समझना है। तो अभी क्या है, ये नॉर्मल मदर बॉडी थी। तो फर्स्ट टाइम जब डिलीवरी हुई ना, तो क्या होता है, देखो यहाँ पे नॉर्मल आरबीसी के सेल थे, सब कुछ था। इसके अंदर भी क्या थे, नॉर्मल आरबीसी के सेल थे, लेकिन उनके ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट था। लेकिन मदर बॉडी में जो आरबीसी के सेल थे उन पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा होता है ना, इस तरह से मदर बॉडी में अटैच होता है, उसमें विलायें निकलती हैं, इस तरह से अटैच होती है। तो जो फर्स्ट डिलीवरी होगी ना, तो ऐसे खिंच के बाहर निकलता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, जो फीटस का ब्लड है ना वो मदर की बॉडी में जाएगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी हुई है, तब तक तो ये मतलब ऐसे ब्रेक हुआ, ये डिलीवरी हो चुकी है इसकी। ठीक है, एक्सपल्शन हो चुकी है, मदर की बॉडी में फीटस का ब्लड चला गया। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या हुआ, ये ब्रेक हो जाता है प्लेसेंटा। ठीक है, डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन इसका जो ब्लड है ना, ब्लड जो है वो मदर बॉडी में चला गया। अभी कुछ टाइम तो लगेगा ना, ऑलमोस्ट 72 आवर लगेंगे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करने के लिए। अभी यहाँ पे इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर क्यों रहा है, क्योंकि इसके जो सेल्स थे ना, सपोज ये जो ग्रीन वाले हैं, ये इस बेबी के सेल हैं। ठीक है, आरएच एंटीबॉडी वाले। ठीक है, लेकिन मदर की बॉडी में क्या था, आरएच एंटीजन वाले। मदर की बॉडी में क्या था, आरएच एंटीजन एब्सेंट थे। तो यहाँ से कुछ ब्लड आरएच एंटीजन वाला मदर की बॉडी में चला जाता है। तब तक यहाँ पे क्या हुई, डिलीवरी हो चुकी है, इसकी सेफ डिलीवरी हो चुकी है। अब मदर बॉडी क्या करेगी, मदर बॉडी देखेगी आरएच एंटीजन। इम्यून सिस्टम ने पहले कभी जिंदगी में आरएच प्रोटीन देखा ही नहीं, क्योंकि मदर बॉडी में वो था ही नहीं। तो जिस सेल के पास ये आरएच प्रोटीन प्रेजेंट है, यहाँ का जो इम्यून सिस्टम होगा वो इस सेल को फौरन समझ के इस पर अटैक डेफिनेटली करेगा। ठीक है, उसे लगेगा कि ये बैक्टीरिया है। तो मदर बॉडी क्या करेगी, देखो मदर की बॉडी क्या कर रही है, जो इम्यून सिस्टम है मदर की बॉडी का, वो क्या कर रहा है, वो एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, कौन सी वाली एंटीबॉडीज बनाएगा, आरएच एंटीबॉडी, सॉरी आरएच एंटीबॉडी। ठीक है, यहाँ पे जो एंटीबॉडीज बनी, कौन सी वाली बनी, आरएच एंटीबॉडी बनी। ठीक है, ये आरएच एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इन सारे ही सेल्स को खत्म कर देंगी बॉडी से। ठीक है, अब ये फर्स्ट डिलीवरी का केस था। अब जब यही लेडी दोबारा से प्रेग्नेंट होगी ना, मतलब सेकेंड डिलीवरी का केस आया, अभी जो एंटीबॉडीज बॉडी में बनती है ना, वो बहुत सालों तक बॉडी में सरवाइव करती हैं। तो उसी तो हम इम्यूनिटी बोलते हैं ना, कि एक बार कोई चीज अटैक कर दे तो इम्यूनिटी रहती है बॉडी के अंदर। ठीक है, अभी ये क्या है, इसकी सेकेंड प्रेगनेंसी का जब केस आया ना, तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, अब यहाँ पे क्या है, सेम वही केस आया दोबारा से, जो मदर है वो क्या है, आरएच नेगेटिव है, और जो बेबी है आरएच पॉजिटिव है। अब मदर की बॉडी पहले की तरह सेम नहीं रही। ठीक है, क्यों नहीं रही, क्योंकि ये बॉडी तो एंटीबॉडी सर्वाइव कर रही है ना, एंटीबॉडी बनी तब थी जब फर्स्ट डिलीवरी हुई थी। तो अभी मदर की बॉडी में ना ये आरएच एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो आरएच एंटीबॉडी होती है ना, ये स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी होती है। तो ये जो
RH एंटीबॉडी होती है ना, स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी बोलते हैं इसको, बोलते हैं IgG टाइप एंटीबॉडी। अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी होती है, MEG टाइप समथिंग, ठीक है। तो ये IgG टाइप एंटीबॉडी, इसके पास एबिलिटी होती है प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। अदरवाइज एज सच कोई भी मुंह उठा के प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगी, यहाँ से प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी। अब यहाँ पे जो बेबी है उसके अंदर तो फिर से वही है ना, सारे RH वाले जो है RBCs प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या RH वाले RBCs प्रेजेंट है जिनके ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट है। तो इसने क्या किया, यहाँ से ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर गई, ठीक है। अभी इसकी डेवलपमेंट चली रही है, ये ऐसे ही क्रॉस कर जाती है। क्रॉस करने के बाद क्या है, ये इस प्लेसेंटा के RBCs को मारना शुरू कर देंगी, है ना। और अगर प्लेसेंटा के प्लेसेंटा नहीं, फीटस के RBCs को मारना शुरू कर देगी। और अगर फीटस के RBCs मरने लगेंगे तो इसको कंडीशंस क्रिएट होंगी ना, इसको अनीमिया हो सकता है ना, इसको जॉइंडिस हो सकता है, या ठीक है इस तरह की, या फिर ज्यादा स्वेयर केस हुआ तो इसकी डेथ भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, RH इनकम्पैटिबिलिटी है ना, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा है, RH इनकम्पैटिबिलिटी है ये। तो इस कंडीशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट डिलीवरी हुई है, हमें पता है कि डेफिनेट सी बात है यहाँ से ब्लड सेल्स जो है वो इसके अंदर जाएंगे ही जाएंगे, है ना। तो ये ब्लड सेल्स के अंदर गए और फिर क्या हुआ, इन्होंने एंटीबॉडी डेवलप करनी स्टार्ट कर दी इसकी बॉडी ने। तो हम क्या करेंगे, विद इन 72 आवर RH एंटीबॉडी के इंजेक्शन इसको देंगे। देखो कौन सी एंटीबॉडी थी, RH एंटीबॉडी थी। वो एंटीबॉडी जो RH एंटीबॉडी को भी खत्म करे उसे क्या बोलेंगे, एंटी-RH एंटीबॉडी। तो इसको विद इन 72 आवर क्या है, एंटी-RH एंटीबॉडी के इंजेक्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, इस एंटीबॉडी को बनने नहीं देंगे, इनको खत्म कर देंगे। तो अभी सेकंड केस में ये प्रेजेंट ही नहीं होंगे, तो इस केस से बचा जा सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे इसके जो RBCs मर रहे होते हैं ना, वो उसे हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, फीटस के एरिथ्रोब्लास्ट मर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला सारा केस होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी का। तो अभी हमने ये टॉपिक करना है ECG, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ पे ये याद रखना है, ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ये मशीन को बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो टर्म होती है वो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए होती है, ठीक है। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये शो क्या करती है, ये हमें हार्ट के रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के बारे में बताती है, ठीक है। एक होता है डायस्टोल एंड सिस्टोल, वो एक अलग चीज है। रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के बारे में हमें इससे पता लगेगा। तो अभी होता क्या है, अगर हम एक नॉर्मल मसल लेते हैं, सपोज एक नॉर्मल मसल साइज है, ये हार्ट का मसल है, ठीक है। इसमें क्या होती है, कॉन्ट्रेक्शन होती है, तभी वेंट्रिकल्स और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो कॉन्ट्रेक्शन कैसे होती है, जो सेल होता है ना, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयंस का अमाउंट ज्यादा होता है और सेल के बाहर सोडियम आयंस का अमाउंट ज्यादा रहता है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है। जैसे ही सेल को कोई स्टिमुलस मिलता है तो क्या होता है, ये सोडियम आयन बहुत ज्यादा अंदर आने लगते हैं। अभी इधर देखो, सेल पोलराइज सेल होता है, इसमें क्या होता है, सोडियम आयन बाहर ज्यादा है, पोटेशियम आयन सेल के अंदर ज्यादा है, ठीक है। और सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, सेल के बाहर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स रहेंगे, ठीक है। और अंदर का पॉजिटिव चार्ज बाहर के पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में कम रहेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है और सेल के बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब जब स्टिमुलस मिला और बहुत सारा सोडियम अंदर आया तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अंदर क्या होगा, बहुत सारा सोडियम आ गया तो अंदर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस सेल को हम बोलेंगे, इस सेल की क्या डीपोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है। और ये सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसे हम सिस्टली बोलते हैं। दूसरी तरफ अब ये वो कॉन्ट्रैक्टेड सेल है, ठीक है, जिसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज हो चुकी है, अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव हो चुका है। अब जब इसने दोबारा से रिलैक्स करना है, वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना है, तो इसमें क्या होता है, ये पोटेशियम आयन बाहर चला जाता है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ना वो डिटेल में हम स्टडी करते हैं न्यूरॉन्स वाले चैप्टर में, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। अभी जस्ट ये ओवरव्यू है, जितना हमें काम आना है उतना हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, पोटेशियम आयंस बाहर चले जाएंगे। पोटेशियम आयन बाहर जाने से क्या होगा, अगेन अंदर क्या है, नेगेटिव हो जाएगा और बाहर क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सेल क्या होगा, दोबारा से रिपोलराइज हो जाएगा और फिर क्या होगा, डायस्टल ही आएगा, उसके डायस्टॉल आएगा उस सेल के अंदर।
मतलब डीपोलराइजेशन होगी तो सेल के अंदर सिस्टोल ही आएगा, रीपोलराइजेशन होगी तो सेल के अंदर डायस्टोल आएगा, ठीक है। डीपोलराइजेशन का रिजल्ट होगा डायस्टोल, डीपोलराइजेशन, ये सारी जो प्रोसेस हुई है डीपोलराइजेशन की, उसका रिजल्ट होगा सिस्टोली या फिर सेल कॉन्ट्रेक्शन, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, सेल रिलैक्सेशन होगी, डायस्टोल आएगा। अभी जो कार्डियक साइकिल की थी उसमें क्या था, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है पहले, क्यों हुई, बिकॉज ऑफ डीपोलराइजेशन। उसके बाद क्या हुआ, एट्रियल रिलैक्सेशन हुई बिकॉज ऑफ रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देन वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, जब हम ये कर्व करते हैं ना, ये वाली जो ग्राफ है, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, है ना, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है। तो यहाँ पे क्या है, 4 सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, लेकिन ग्राफ में हम 3 ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये वाली टर्म की थी ना कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है पूरे के पूरे एट्रिया के अंदर स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। ये सारा कुछ हमने स्टडी किया था। तो ये जो कार्डियक साइकिल की थी उसमें क्या था, जॉन डायस्टोल के बाद एट्रियल सिस्टोली, वेंट्रिकुलर सिस्टोली। यहाँ पे मीनवाइल क्या हो रहा था, एट्रियल डायस्टोल हो रहा था, ठीक है। जिस टाइम पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है उसी टाइम पे एट्रियल डायस्टोल हो जाता है। तो हम इसको ये जो एट्रियल डायस्टोल है ना, इसको हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो नहीं करते, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिर्फ ये 3 चीजें, एट्रियल सिस्टोली, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये वाली 3 जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो हम इस ग्राफ के अंदर शो करते हैं। क्लियर। अभी ये क्या है, एक पेशेंट है, इसका हमने ईसीजी करना है। तो जब किसी की ईसीजी करनी होती है ना, सपोज ये पेशेंट है, यहाँ पे क्या है, इसकी लेफ्ट साइड है और ये क्या है, इसकी राइट साइड है, ठीक है। तो क्या करते हैं, केबल्स अटैच करते हैं बॉडी के साथ, लीड्स होती हैं उनको बॉडी के साथ अटैच किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अभी हार्ट में क्या हुआ था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ था ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थी वो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ था, मतलब सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टाइप ही हुआ। इसको बॉडी के सरफेस पे फील किया जा सकता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का वो करंट नहीं होता, बट उसको बॉडी के सरफेस पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फील किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी के ऊपर लीड्स लगाते हैं, एक लेफ्ट लेग की एंकल पे लगाते हैं एक लीड, ठीक है, और एक लीड लगाते हैं, मतलब दोनों रिस्ट के ऊपर लीड्स लगाई जाती हैं, और जो हार्ट होता है ना जहाँ पे, उसके पास चेस्ट के ऊपर ऐसे के 6 लीड्स लगाई जाती है। इनको मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है। मशीन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। उसके ऊपर हमें मशीन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के ऊपर हमें ये वाला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखने को मिलता है। क्लियर। तो अभी जो वेव्स आती है ना वो इस तरह की आती है, ऐसे चल रही होती है यहाँ पे, है ना, लाइक दिस। तो ऐसे करके मतलब कॉन्टिन्यूटी में चल रही होती है। तो उसकी हम सिर्फ एक वेव देखते हैं, मतलब एक कार्डियक साइकिल में क्या होगा, ये वाले 3 सिग्नल्स जनरेट होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो हमने ये वाले 3 सिग्नल्स जनरेट करने हैं एक कार्डियक साइकिल में, इसको स्टडी करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, पी वेव आती है, पी वेव के बाद क्या आता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है, उसके बाद ये आती है हमारी टी वेव, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पी वेव है ना, मतलब ये एक बेस लाइन है ग्राफ की, ठीक है। ये ग्राफ है, ये बेस लाइन है, बेस लाइन से ऊपर अगर ये जा रहा है मतलब वहां पे कोई सिग्नल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस लाइन से ऊपर गई लाइन, तो मतलब पी वेव आई। पी वेव क्या होती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है, याद रखना, एट्रियल डीपोलराइजेशन को पी वेव शो कर रही है। एट्रियल सिस्टली होगा एज अ रिजल्ट ऑफ डीपोलराइजेशन, ठीक है, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी एज अ रिजल्ट ऑफ डीपोलराइजेशन। बट ये नहीं है कि पी वेव के यहाँ से अगर पी वेव स्टार्ट हो रही है तो मतलब डीपोलराइजेशन तो यहाँ से स्टार्ट हो ही रही है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ से सिस्टोल भी स्टार्ट हो और सिस्टोल यहाँ पे खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल से रिलेटेड है, ठीक है। तो पी वेव में क्या हुई, एट्रियल डीपोलराइजेशन, उसके बाद ये लाइन ऐसे स्ट्रेट चली जाती है, फिर क्या आता है, ऐसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब देखो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स का लार्ज साइज होता है, वॉल थिक होती है, तो ऑफकोर्स वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा, तो वेव हाई आएगी एज कंपेयर टू एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। अभी क्या है, टी वेव आती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को ये शो करती है, वेंट्रिकल जो है वो रीपोलराइज हो रहे हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर रीपोलराइजेशन वाला सिग्नल जनरेट हो रहा है, ये होता है टी वेव, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह की, यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारी एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है,
अगर हम एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन को देखते हैं, एट्रियल सिस्टली यहाँ तक होता है, उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टली, देन आता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डायस्टोल आ जाता है। तो अभी यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है कि जब ये वेंट्रिकुलर एट्रियल डीपोलराइजेशन की जो पी वेव आती है ना, उसी के साथ एट्रियल सिस्टल स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। सपोज यहाँ तक क्या है, एट्रियल पी वेव, जैसे पी वेव स्टार्ट हुई, एट्रियल डीपोलराइजेशन हुई है ना, पर जो एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट होती है और यहाँ पे आके खत्म होती है, समझ आया? मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रिया के जो सेल है वो डीपोलराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन एट्रिया में जो कॉन्ट्रेक्शन है वो थोड़ी सी लेट स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है, एट्रियल डीपोलराइजेशन है और यहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो रही है और वो यहाँ पे आके खत्म होती है, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। सिमिलरली जो अभी ये क्यूआरएस वेव है, ठीक है, क्यूआरएस वेव में क्या होगा, यहाँ से इस पॉइंट से क्या है, वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहे हैं इस सिग्नल तक, लेकिन वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रेक्शन है, वेंट्रिकल जो फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो थोड़ी लेट स्टार्ट होगी। सपोज वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रेक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो इस तरह से जा रही है, ठीक है। अभी वेंट्रिकल्स की जो कॉन्ट्रेक्शन है ना, वेंट्रिकल सिस्टली, वो खत्म कब होती है, पूरी की पूरी टी वेव जब खत्म होती है ना, तब जाके वेंट्रिकल सिस्टल एंड होता है, मतलब वो तब तक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा होता है, ठीक है। टी वेव जब खत्म होती है ना, तब जाके जो वेंट्रिकल्स का सिस्टली है वो खत्म होता है, यहाँ से यहाँ तक जो वेंट्रिकल्स है, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे होते हैं, ठीक है, उनमें सिस्टली ही चल रहा होता है। अभी ये चीज हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन इस तरह से दी हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो वो सारा कुछ पार्ट दिया हुआ है, 3 इलेक्ट्रिकल लीड, 1 to each wrist and 2 लेफ्ट एंकल, कॉन्टिन्यूस मॉनिटर हार्ट एक्टिविटी, ठीक है, ये सारे आप स्टडी कर सकते हो। फॉर डिटेल इवेल्युएशन ऑफ हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू चेस्ट रीजन, मतलब 6 लीड्स होती हैं मेनली, ठीक है। हेयर वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड ईसीजी, ईच पीक इन ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद अ लेटर फ्रॉम पी टू टी दैट कॉरेस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे जो भी हमने लेटर लिए पी से लेकर टी तक लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है, एट्रिया जो है वो डीपोलराइज हो रहा है, वो ये शो कर रही है। अभी यहाँ पे याद रखना है कि ये जो ग्राफ है हमारा, ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ना कि ये सिस्टली और डायस्टोल को, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल विच इनिशिएट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो हुआ क्या था, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यहां से स्टार्ट हुई है, क्यू पॉइंट से स्टार्ट हुई है, उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टल, यही लिखा है ना, कॉन्ट्रेक्शन बिल्कुल साथ में ही स्टार्ट नहीं हो जाती, यहाँ पे यही बताया था, कॉन्ट्रेक्शन जो है बिल्कुल सिग्नल बिल्कुल डीपोलराइजेशन सिग्नल के साथ में स्टार्ट नहीं हो जाती, थोड़ी देर बाद स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट हो रही है वो, ठीक है। अभी इसमें क्या है, देखो, द टी वेव रिप्रेजेंट रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, रीपोलराइजेशन, टी वेव शो क्या कर रही है, रीपोलराइजेशन को शो, वेव क्या शो कर रही है, ये शो तो वही कर रही है कि हमारे जो वेंट्रिकल है वो रीपोलराइज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये टी वेव के लास्ट तक वेंट्रिकल जो है वो सिस्टली ही कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी क्या लिखा हुआ है इधर, टी वेव रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल, रीपोलराइजेशन को वो शो कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली हार्ट में क्या चल रहा है, हार्ट सिस्टल कर रहा है, ठीक है, सिस्टली चल रहा है, उसमें एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टली, ठीक है। ये टर्म याद रखनी है कि जो ग्राफ है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को शो करता है, ना कि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को, ठीक है, फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ये शो नहीं करता। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लिखा है कि रीपोलराइजेशन टी वेव की वजह से हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टी वेव यहाँ पे वो रिलैक्स कर रहा है, यहाँ तक क्या होता है, वो फिजिकली सिस्टली ही कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन ही कर रहा होता है, उसके बाद वो रिलैक्सेशन करता है अपनी,
अभी हम ये ईसीजी स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। देखो एक स्टैंडर्ड ईसीजी है ये नॉर्मल पर्सन की, अगर हमें किसी की ईसीजी में ये वाली जो लाइन है ये इस बेस लाइन से ऊपर नजर आती है, या फिर जो TQRS कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा एलिवेटेड नजर आता है, इस तरह से ये क्या है बहुत ज्यादा इस तरह से एलिवेट हो जाता है, तो मतलब उस पर्सन को कोई डिजीज हो सकती है, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं। ओके